IQ का येस, कंपोज योर ड्रीम। हेलो दोस्तों, कोई कैसा आपका स्वागत है। हमारे चैनल को द्वारा लगातार एनसीईआरटी और एनसीईआरटी आधारित क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। ये एनसीईआरटी इंडियन ज्योग्राफी में भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत के अंतर्गत जो है क्लास 11 का जो है चैप्टर नंबर 1 का ही है। नदी द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां, हिमनद ग्लेशियर द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां और भूमिगत जल द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां कौन कौन सी होती हैं। यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। 70 बीपीएससी और यूपीपीसीएस और यूपीएससी तीनों के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो को लास्ट देखिएगा। कहीं कोई डाउट होता है तो कमेंट करके पूछेगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। बिल्कुल मैप के थ्रू मैंने इसको चीज़ों को बताया है। फिर भी कहीं कोई डाउट होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम लोग शुरू करते हैं सीधे क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, नदी के कार्य के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। नदी जब बहती है तो नदी जो है 3 अवस्थाओं बहती है। जब पर्वतों से उतरती है तो उसे कहते हैं नदी की युवावस्था। जब मैदान में नदी बहती है तो उसे कहते हैं पौढ़ावस्था। और जब वो जो है सागर में गिरती है, डेल्टा बनाती है, तो उसे हम कहते हैं वृद्धावस्था। तो नदी 3 अवस्थाओं बहती है। तो कई जो है नदी कई स्थलाकृतियों का निर्माण करती है मिट्टी को काट करके। तो उसी के संदर्भ में पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। पहला है आपका, नदी प्रवाह के क्रम में अपर्दन, परिवहन और निक्षेपण का कार्य करती है। बिल्कुल सही है। जब नदी बहती है तो मिट्टी को काटती है, उस मिट्टी को बहा के ले जाती है और कहीं ले जाकर के जमा कर देती है। और जमा करने से ही जो है नदियों द्वारा जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है और उसी से खादर मृदा बनती है। ठीक है, तो याद रखना लगातार, इसलिए उसको खादर मृदा को हम नवीन जलोढ़ कहते हैं। तो लगातार मिट्टी का निर्माण होता रहता है। तो नदी जब प्रवाह करती है तो अपर्दन भी करती है, उस मिट्टी का परिवहन भी करती है और उसको निक्षेपण अर्थात डिपोजिट भी करती है। तीनों काम करती है नदी। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा है, नदी गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण घाटी में ढाल के अनुरूप नीचे की ओर बहती है। बिल्कुल सही है। तो नदी जब बहती है तो गुरुत्वाकर्षण भी उस पर काम करता है, गुरुत्वाकर्षण के अनुरूप ही नदी बहती है। ये भी सही हो जाएगा। तीसरा है, नदियां प्राय मैदानी भागों में महाखड्डों का निर्माण करती हैं। गलत हो जाएगा। मैदानी भागों में नहीं, नदियां जो हैं पर्वतीय भागों में महाखड्ड का निर्माण करती हैं और इन महाखड्ड को हम कहते हैं गार्ज कहते हैं। तो गार्ज का निर्माण नदियां कहाँ करती हैं? तो गार्ज का निर्माण नदियां जो है पर्वतों पे करती हैं, जब वो युवावस्था में होती हैं तब। गार्ज क्या होता है? 2 पहाड़ों के बीच में जब नदियां बहती हैं तो मिट्टी को काटते हुए नदी जो है नीचे की ओर आ जाती हैं, तो एक जो है बी आकार की घाटी बन जाती है। उसी को हम यहाँ क्या कहते हैं? गार्ज कहते हैं, महाखड्ड कहते हैं। तो भारत में बहुत सारी नदियाँ जो गार्ज बनाती हैं, जैसे सिंधु नदी है, सतलज नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी है, ये बड़े बड़े गार्ज का निर्माण करती हैं। ठीक है, तो गार्ज किसे कहते हैं आप इस चित्र में भी देख सकते हैं। ऐसे ही गार्ज होता है, 2 तरफ पहाड़ियाँ होती है, बीच में जो है घाटी बन जाती है, उसे गार्ज कहते हैं। तो मैदानी क्षेत्रों में गार्ज नहीं बनता है, बल्कि पर्वतीय क्षेत्र बनता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, जो बिल्कुल गलत है। बाकी ए और बी जो सही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, नदी जब मैदानी भागों में प्रवेश करती है तब वह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है। नदी के इस मार्ग को क्या कहते हैं? तो नदी के इस मार्ग को कहते हैं विसर्प कहते हैं। नदियां विसर्प आकार बहती हैं मैदानी क्षेत्रों में, आप इस चित्र में भी देख सकते हैं। ठीक है, नदियां जब विसर्प आकार बहती हैं नदियां तभी बाढ़ का मैदान बनाती हैं और यहीं पर गोखुर झील का निर्माण करती हैं। ठीक है, नदियां जो है विसर्प आकार बहती है, जैसे सांप एक चलता है उस आकार में, खास करके कहाँ पर? तो मैदानी क्षेत्रों में। ठीक है, नेक्स्ट आपका, नदी अपने प्रवाह के क्रम में चापाकार झील का निर्माण धरातल के किस भाग में करती है? पर्वतीय भाग में, मैदानी भाग में या तटीय क्षेत्र में? तो याद रखना, इसका निर्माण करती है मैदानी भाग में। तो नदियां चापाकार झील, इसी को कहते हैं गोखुर झील कहते हैं। तो गोखुर झील का निर्माण जो है नदियां किस भाग में करती हैं? मैदानी भाग में करती हैं। अब जरा गोखुर झील का इस चित्र को देखेंगे। ठीक है, आप चित्र को देखिएगा। तो नदियां जब विसर्प आकार में बहती हैं, आप इस चित्र को भी देखते रहिएगा। जब नदियां विसर्प आकार बहती हैं तो यहीं पर छोटे छोटे झीलों का निर्माण कर देती है, क्योंकि नदियां जो है अपना मार्ग बदलती रहती है और विसर्प आकार बहती हैं। तो जो छोटे छोटे झीलें बन जाती हैं, इन्हीं को हम गोखुर झील या चापाकार झील कहते हैं। आप चित्र में भी देख सकते हैं, नदी किनारे बिल्कुल बनते हैं। जो है आपका कोसी नदी, महानंदा नदी, घाघरा नदी, ये बड़े बड़े चापाकार या गोखुर झील का निर्माण करती हैं। तो मैदानी क्षेत्रों में होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, प्रवाहित जल से निर्मित विभिन्न अवस्था के रूप में जो है कौन सा युग्म सही सुमेलित है? इसमें कौन सा सही सुमेलित दिया गया है? पहला है, युवावस्था में बी आकार की घाटी का निर्माण होता है। बिल्कुल सही हो जाएगा। तो नदियां बी आकार घाटी का निर्माण कहाँ करती हैं? युवावस्था में करते हैं, जब पर्वतों पे बहती हैं। जैसे मान लो एक पर्वत यहाँ है, एक पर्वत यहाँ है, तो बीच में जो नदी बहती है तो ये बी आकार, इंग्लिश के
अंग्रेजी के बी आकार की घाटी का निर्माण करती है। तो बी आकार घाटी नदी निर्माण करती है और कहाँ, तो याद रखना युवावस्था में, जब नदियां पर्वतों से नीचे उतरती हैं तब। तो पहला सही हो जाएगा। दूसरा है आपका पौड़ावस्था में प्राकृतिक तटबंध बनते हैं, ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो नदियां जब बहती हैं तो प्राकृतिक तटबंध का निर्माण करती हैं, विसर्पाकार बहती होती है। जो नदी का ये क्षेत्र है और ये क्षेत्र, इसको हम प्राकृतिक तटबंध कहते हैं। आप इस चित्र में भी इसको देख सकते हैं, प्राकृतिक तटबंध का चित्र यहाँ पर बनाया गया है। इस चीज को एनसीईआरटी में मैप के थ्रू बनाया भी गया है। तीसरा है वृद्धावस्था में नदियां गोखू झील का निर्माण करती है, गलत हो जाएगा। नदियां जो है पौड़ावस्था में ही गोखू झील का निर्माण करती हैं, ना कि वृद्धावस्था में करती हैं। वृद्धावस्था में नदियां क्या बनाती हैं, डेल्टा बनाती हैं, जब नदियां सागर में प्रवेश करती हैं तब। ठीक है, तो याद रखना तीसरा ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, 1 और 2 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका निम्न में से किन स्थलाकृतियों का निर्माण नदियों के अपर्दन कार्य के फलस्वरूप होता है। अपर्दन मतलब होता है जब नदियां बहती हैं तो मिट्टी को काट के ले जाती हैं, उससे कौन सी स्थलाकृति का निर्माण होता है। तो पहला है आपका गार्ज। नदियां जो है जब दो पर्वतों के बीच बहती हैं, मैंने अभी बताया, तो जब दो पर्वतों के बीच बहेंगी तो मिट्टी को काटते हुए नदी नीचे की ओर आ जाती हैं। तो इसको जब मिट्टी को काटेंगे तो उसे क्या कहेंगे, अपर्दन कहेंगे। तो अपर्दन के द्वारा नदी बहती है। तो पहला हो गया गार्ज हो गया। दूसरा हो गया कैनियन। जब इसका आकार बड़ा हो जाता है तो उसको हम कैनियन भी कहते हैं। तो नदियां कैनियन भी बनाती हैं। जो है इसके अलावा अनियमित कुंड, बड़े बड़े कुंडों का निर्माण करती हैं, बड़े बड़े गड्ढे का निर्माण करती हैं, और नदी वेदिका भी बनाती हैं। चारों बनता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका डी हो जाएगा। नदियां जब बहती हैं तो ऐसे ही अपर्दन के द्वारा अलग अलग स्थलाकृतियों का निर्माण करती हैं। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से कौन सा कथन जल गर्तिका को परिभाषित करता है। इसमें कौन सा ऐसा है जो जल गर्तिका के बारे में सही स्पष्ट जानकारी देता है। तो चट्टानी टुकड़ों का गर्तों में फंसकर टूट जो है घूमना, उसको क्या कहते हैं, जल गर्तिका कहते हैं। जब नदियां बहती हैं अपने मार्ग में, अगर यहाँ कोई पत्थर आ जाता तो पत्थर को तोड़ के निकल जाती हैं, तो यहाँ गड्ढा बन जाता है, उसी को कहते हैं जल गर्तिका कहते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। इनमें कौन सा कथन है जो सही नहीं है। पहला है आपका समप्राय मैदान अथवा पेनी प्लेन का निर्माण नदियां अपरदनात्मक कार्य के फलस्वरूप करती हैं, बिल्कुल सही है। नदियां जब अपर्दन का काम करती हैं तभी जो है समप्राय मैदान का निर्माण करती हैं। ठीक है, अर्थात मैदान का निर्माण करती हैं, पहला सही हो जाएगा। दूसरा है आपका नदी वेदिकाएं जड़ोल, पंख, बाढ़ के मैदान आदि नदियों द्वारा निर्मित निक्षेपित स्थलाकृतियां हैं, गलत हो जाएगा। निक्षेपित नहीं है, निक्षेपित मतलब डिपोजिट नहीं होती है, ये अपर्दन द्वारा बनती है। जब नदी मिट्टी को काटती है तब जड़ोल पंख बनता है, बाढ़ का मैदान बनता है और नदी वेदिका बनती है। तो इसका आंसर बी जो है गलत हो जाएगा। तो केवल 2 क्या है, गलत है, बाकी जो है ए नंबर सही हो जाएगा। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका नदी के अस्थिर रूपों के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। नदी जब कोई स्थल बनाती है तो उसमें कौन सा जो है गलत है, इसमें ये पूछा गया है। पहला आपका जड़ोल पंख का निक्षेप जो है डेल्टा के विपरीत व्यवस्थित क्रम में होता है, ये गलत हो जाएगा। व्यवस्थित क्रम में नहीं होता है। जड़ोल पंख किसे कहते हैं, आप जरा इस चित्र में भी देखिएगा और मैं बना के बता देता हूँ। जब नदियां पर्वतों से उतरती हैं तो यहाँ पर ला करके बड़े बड़े जो है चट्टानों के टुकड़े को फैला देती हैं। तो एक जो है पक्षी के पंख के आकार का बन जाता है, उसी को कहते हैं आपका जो है क्या कहते हैं, जड़ोल पंख कहते हैं। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, क्योंकि जो है विपरीत जो है ये डेल्टा के विपरीत नहीं होता, बिल्कुल डेल्टा जैसा ही होता है, डेल्टा के विपरीत नहीं होता। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नदियां इस मार्ग में आकर के पक्षी के आकार का जो है एक बहुत बड़ा डेल्टा टाइप का बनाती है, उसी को हम जड़ोल पंख कहते हैं। आपने चित्र में भी देख लिया होगा। ठीक है, तो यहाँ इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपका कास्ट स्थलाकृतियां किसे कहते हैं। तो कास्ट स्थलाकृतियां बनती हैं जब, जैसे मान लो ये कोई लैंड है, जब पानी रिस करके नीचे जाता है, जमीन के अंदर जाता है, उसे हम भौम जल कहते हैं। तो जब पानी रिसते हुए अंदर जाता है और यहाँ कोई चूने की चट्टान है तो चूने की चट्टान बिल्कुल गल जाती है, तो वहाँ अलग अलग स्थलाकृतियों का निर्माण हो जाता है, उसी को हम कास्ट स्थलाकृतियां कहते हैं। और कास्ट स्थलाकृतियां हमेशा चूना पत्थर किस क्षेत्र में निर्मित होती हैं। तो कास्ट स्थलाकृतियां किससे बनती हैं, भौम जल के पानी के रिसने से बनती हैं। आप जरा चित्र में इसको पहले देखिएगा। कास्ट स्थलाकृतियां यही है। इसमें देखिए आप कई तरह के जो है क्या कहते हैं, अलग अलग आकृति की चीजें बनाई गई हैं। इसी में गुफाएं होती हैं, तो बड़ी बड़ी जो गुफाएं मिलती हैं वो सब पर्वतों में, वो
काष्ठ स्थलाकृतियां होती हैं, तो ये भौम जल के द्वारा निर्मित होती हैं। तो इसी चीज को यहाँ पे दिया गया है, तो लिखा है काष्ठ स्थलाकृतियों के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए तथा इनमें सही कथनों की पहचान करनी है। इनमें सही कथन कौन सा है? पहला, यह हिमानी द्वारा लाए गए निक्षेपों के एकत्र से होता है, बिल्कुल गलत हो जाएगा। ये हिमानी से इसका कोई मतलब ही नहीं है। यह नदी जल अपर्दन कार्य के फलस्वरूप निर्मित होता है, गलत हो जाएगा। नदी के जल से कोई इसका मतलब ही नहीं है, क्योंकि भौम जल से मतलब है। तीसरा है, इस आकृति का निर्माण चूना पत्थर और डोलोमाइट चट्टानी क्षेत्रों में होता है, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चूना पत्थर को ही पानी जल्दी से गला देता है, ठीक है, और डोलोमाइट चूना पत्थर का एक भाग होता है, तो इसीलिए ऐसी स्थलाकृतियां बनती है, जैसा आपने अभी चित्र में देखा है। तो चूना पत्थर वाले क्षेत्र में ही जो है काष्ठ स्थलाकृतियां बनती हैं भौम जल के रिसने से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक है। तो अगर कभी पूछा जाए कि काष्ठ स्थलाकृतियां किससे बनती है, चूना पत्थर और डोलोमाइट से, और ऐसी स्थलाकृतियां जो है बिहार के गया में जो है वो क्या कहते हैं आपका भागलपुर के क्षेत्र में, या फिर आपका जमुई के क्षेत्र में जो पठारी क्षेत्र है वहाँ मिलती हैं, या फिर आपका रांची या आपका हजारीबाग झारखंड क्षेत्र में भी ऐसे जो है स्थलाकृतियां पाई जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा वक्तव्य जो है लेपीज शब्द को परिभाषित करता है? लेपीज शब्द क्या होता है, ठीक है। तो याद रखना, इसका आंसर हो जाएगा अनियमित धरातल जिनके जो है तीखे कटक और जो है खांच होते हैं। तो लेपीज किससे बनता है? तो ये भी याद रखना, जो है काष्ठ स्थलाकृति है। जरा आप इस चित्र में देखिए, लेपीज आपको यही दिखेगा, ठीक है। तो किससे बनता है? ये भी काष्ठ स्थलाकृति है, पानी के रिसने से चूना पत्थर क्षेत्र बनता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से कौन भौम जल अथवा भूमिगत जल द्वारा निर्मित अपर्दित स्थलाकृतियां होती हैं? तो भौम जल किसे कहते हैं? जो जैसे मान लो धरातल है, जब पानी यहाँ भर जाता है तो रिसते हुए नीचे जाता है, तो ये जा करके नीचे स्टोर होता है चट्टानों के बीच में, तो उसे हम भूमिगत जल या भौम जल कहते हैं। तो उसके द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां कौन कौन सी होती हैं? पहले स्थलाकृति कौन है? तो डोलाइन बनता है, जो है यू वाला भी बनता है, लेपीज बनता है और कंदरा बनता है। चारों स्थलाकृति बनती हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ये भौम जल द्वारा निर्मित होता है। जरा आप चित्र में देखिएगा तो आपको सब चीजें वहां पे दिखाई देंगी, जो है युवाला किसे कहते हैं, कंदरा किसे कहते हैं, लेपीज किसे कहते हैं, डो लाइन किसे कहते हैं, ये सब वहां पे चित्र में देखो बना हुआ है। अलग अलग उसके आकार होते हैं, उनको अलग अलग नाम दे दिया गया है। तो आपको इन सबको रटना पड़ेगा। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो गलत हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन अब पूछना एग्जामिनर ने शुरू कर दिया है अलग अलग जो है आयोगों में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और इनमें सत्य कथनों की पहचान करनी है। पहला आपका स्टेलेक्टाइट भूमिगत जल द्वारा निर्मित निक्षेपात्मक स्थल रूप होता है, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो जब भौम जल नीचे पानी टपकता है, तो यहाँ जब पानी चूना पत्थर वाला पानी टपकता है, तो नीचे आके जब पानी गिरता है तो पानी तो बह जाता है लेकिन चूना वहीं रह जाता है, तो आपका एक जो है एक स्थलाकृति के रूप में वो जाना जाता है, ठीक है। आप जैसे चित्र में आप अभी आपको मैं दिखाता हूँ, आप देख करके आपको पता चल जाएगा। दूसरा है आपका चूना पत्थर द्वारा युक्त क्षेत्रों में जो है स्टेलेमाइट का निर्माण एक चपटे तस्त्री नुमा आकार के रूप में होता है, ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दिया रखना, जो आपका ये स्टेलेक्टाइट होता है और जो स्टेलेमाइट होता है, दोनों स्थलाकृतियों के नाम होते हैं। जरा आप इस चित्र में देखिएगा, दोनों स्थलाकृतियां आपको यहाँ पे दिखाई दे रही हैं, ठीक है। ऐसे जो है बहुत सारी पहाड़ों के कंदराओं में बनती हैं, तो दोनों ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। तीसरा है आपका कंदरा स्तंभ का निर्माण भूमिगत जल की घुलन क्रिया के पश्चात अपर्दन के फलस्वरूप होता है, गलत हो जाएगा। अपर्दन नहीं होता है, निक्षेपण के फलस्वरूप होता है जो है कंदरा स्तंभ का निर्माण, तो गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2 हो जाएगा, ठीक है। तो जरा आप इस चित्र को देखेंगे तो आपको चित्र को देख के लग जाएगा, ऐसे बहुत सारी पहाड़ियों की, जैसे रांची की जो पहाड़ियां पठार है, ऐसे वहाँ बहुत सारे स्थलाकृतिक गुफाएं पाई जाती हैं जहाँ ऐसी स्थलाकृतियों का निर्माण हुआ है, ठीक है। तो यहाँ इसका आंसर 1 और 2 सही है, जबकि तीसरा आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका हिमनद। हिमनद क्या होता है? हिमनद होता है ग्लेशियर। तो पहाड़ों पर ग्लेशियर जो है बहता रहता है, ग्लेशियर टूट के गिरता रहता है, तो उससे कई स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। तो यह नदी जब बहती है तो बी आकार की घाटी बनाती है, लेकिन जब हिमनद कहीं चलता है तो यू आकार घाटी बनाता है। यू आकार घाटी को आप पहले देख लीजिएगा चित्र में, यू आकार घाटी ऐसे ही होती है। तो हिमनद भी जब बहता है तो वो भी कई स्थलाकृतियों का निर्माण करता है, ठीक है। हिमनद मतलब ग्लेशियर। पहला है आपका लिखा है, हिमनद के संबंध में दिए गए कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? पहला आपका विषुवत वृत्त से दूर जाने पर हिमरेखा की ऊंचाई क्रमशः बढ़ती जाती है, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा।
विषुवत रेखा से हम जब दूर जाते हैं तो हिम रेखा की ऊंचाई क्रमशः बढ़ती नहीं है, घटती जाती है, ये बात याद रखना। ठीक है, तो आपका ये गलत हो जाएगा। बृहद समतल क्षेत्र पर फैले हुए हिम परत को महाद्वीपीय हिमनद या जो है गिरिपद हिमनद कहते हैं, बिल्कुल सही है। हिम छत्र ऊंची पर्वत चोटियों को ढके रहते हैं, बिल्कुल सही है। हिम के फटने से जो दरारें पड़ती हैं उसे हम हिम बिदर कहते हैं, भी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका हिमनद द्वारा अपर्दन से निर्मित अस्थिर रूपों के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। तो हिमनद के द्वारा जो निर्मित अस्त्राकृतियां होती हैं अपर्दन से, उनमें जो है याद रखना कौन सा इसमें सही नहीं है। पहला है आपका अधिकतर जो है सर्क हिमनद घाटियों के आधार में पाए जाते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। ये आधार में नहीं पाए जाते हैं, ये सबसे ऊपर पाए जाते हैं। ठीक है, जरा आप इस चित्र को देखेगा तो हिमनद का सर्क कैसे बनता है आप देख सकते हैं कि ऊंचाई पे बना हुआ है, ना कि नीचे बना हुआ है। तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सर्क के दोनों ओर जो है कंघी या आरी के जो है समान निर्मित कटक को अरेटी या जो है कृष्ण कटक कहते हैं, बिल्कुल सही हो जाएगा। अभी आप देख सकते हैं। और आल्पस पर्वत कहाँ पे है, ये यूरोप में है, का सबसे ऊंची चोटी जो है मैटरहर्न या हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट एक गिरिंग है, बिल्कुल सही। गिरिंग मतलब हो गया जो ऊंचाई पे जाने के बाद ऐसे, तो ये आपका जो ऊपर वाला क्षेत्र है इसको गिरिंग भी कहते हैं, तो ये आपका सही हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, केवल एक है जो गलत है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं कि हिमनद द्वारा निर्मित अस्त्राकृतियां, भौमजल द्वारा निर्मित अस्त्राकृतियां, और लोग इसको पढ़ते नहीं है तो क्वेश्चन गलत हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन की पहचान कीजिए। जो पर्वतीय क्षेत्रों में जब हिमनद बहता है तो उसे हम कहते हैं अपक्षरण। जब नदी की तरह जो है हिमनद भी आगे की ओर बहते हुए जाता है तो उसे हम अपक्षरण की क्रिया के द्वारा आराम कुर्सों का मतलब ये होता है कि बड़े बड़े पत्थर के टुकड़े वहां पर रह जाते हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई स्थल है, जब बर्फ का टुकड़ा बहता है तो आसपास जब बहेगा तो बीच वाला जो क्षेत्र है वो उठा हुआ दिखाई देगा। ठीक है, तो उसे आराम कुर्सों के समान जो है गहर अस्थिर रूप का निर्माण होता है। तो याद रखना ये जो उठा हुआ क्षेत्र है इसको हम जो है गहर कहते हैं। दूसरा है आपका हिमानीकृत घाटियां अंग्रेजी के यू अक्षर जैसी होती हैं, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यू आकार की घाटी निर्माण हिमनद करते हैं और बी आकार घाटी निर्माण नदियां करती हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से कौन हिमनदों के निक्षेप से निर्मित निक्षेपित अस्त्राकृतियां होती हैं। तो निक्षेपित अस्त्राकृतियां इसमें कौन सी हैं। ठीक है, हिमनद द्वारा पहला है आपका हिमोड़ बनता है। इसके अलावा एक जो है एस्कर बनता है, हिमानी धौत मैदान भी बनता है, और इसके अलावा हिमनद गर्त का निर्माण जो है इससे नहीं होता है, इससे कोई मतलब ही नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब ये बनते कैसे हैं आप जरा चित्र में देखिएगा तो आपको सारी अस्त्राकृतियां यहाँ पे दिखाई देंगी। हिमोड़ किसे कहते हैं, जो है एस्कर किसे कहते हैं, हिमानी जो है मैदान किसे कहते हैं, सब यहाँ पर आप साफ साफ देख सकते हैं। ये सब अस्त्राकृतियों का निर्माण कौन करता है, तो हिमनद करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से किस हिमनद अस्थिर रूप का विकास हिमनद दरारों में भारी चट्टानी मलबे के भरने और उसके बर्फ के नीचे जो है रहने से होता है। तो उसको हम कहते हैं आपका जो है ड्रमलिन, उसे हम ड्रमलिन कहते हैं। जरा चित्र में देखिएगा आपको ड्रमलिन का जो है चित्र यहाँ दिखाई देगा, जो हिमनद के दरारों में मलबों के भरने से बनता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा। ये क्वेश्चन 2-3 बार आ भी चुका है। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से अपर्दनात्मक अस्थिर रूप उभरी जल की झीलों जो है प्लाया जो है किस क्षेत्र में पाई जाने वाली अस्त्राकृति होती है। तो ये मरुस्थलीय क्षेत्रों में। तो मरुस्थलीय क्षेत्रों में जो झीलें पाई जाती हैं आप देख सकते हैं चित्र में, उसको हम जो है प्लाया कहते हैं। ठीक है, ये कैसे बनती हैं, मान लो ये आपका मरुस्थल क्षेत्र है। जब यहाँ हवाएं चलती हैं तो यहाँ की बालू उड़ करके दूसरे स्थान पर जाकर टीले का निर्माण करती है, यहाँ पे गड्ढा बन जाता है और में पानी भरने से वो जो है प्लाया झील बनती है। तो ये मरुस्थलीय क्षेत्र बनता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका निम्न कथनों पर विचार कीजिए और इसमें जो है हमें जो है ये देखना है कि कौन सा इसमें सही कथन नहीं है, इसकी हमें पहचान करनी है। पहला है आपका पर्वतों के पाद पर मलबे रहित अथवा मंद ढाल वाले चट्टानी तल को जो है पेडीमेट कहा जाता है, बिल्कुल सही हो जाएगा। जिससे मान लो कोई पर्वत है तो पर्वत के जो नीचे वाला भाग होता है, जब यहाँ कोई मलबा आके जमा हो जाता है तो उसे हम जो है पेडीमेट कहते हैं। दूसरा है आपका मरुस्थलीय प्रदेशों में एक उच्च धरातल की आकृति विहीन रूप में परिवर्तित मैदान को जो है पेडी प्लेन या जो है पदस्थली कहते हैं। तो ये भी बिल्कुल आपका
सही हो जाएगा। तो मरुस्थलीय क्षेत्रों में क्या बनता है, पैडी प्लेन बनता है, और पैडीमेड पर्वत जो है पर्वतीय क्षेत्र बनता है, बिल्कुल सही हो जाएगा। तीसरा है आपका, पवनों के निक्षेपात्मक कार्य के अपवहन गर्त और गुहा का निर्माण करते हैं, गलत हो जाएगा। ये जो है नदियां करती हैं, हिमनद करते हैं, ना कि पवन द्वारा निर्मित होती हैं। तो इसमें कौन सा पूछा जाएगा, कौन सा गलत है, तो इसमें आपका केवल एक गलत, जो है केवल 3 गलत हो जाएगा, मतलब अर्थात इसका आंसर ए हो जाएगा जो गलत है। तो केवल इसमें तीनों गलत है, बाकी ए और 2 सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा बाह्य कारक लोयस या लोयस निक्षेप के विस्तार के लिए उत्तरदायी होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पवन। पवन जो है लोयस मैदान का निर्माण करता है, और याद रखना ये सबसे बड़ा लोयस मैदान चीन में पाया जाता है। कैसे बनता है ये, मान लिया कोई स्थल है, ये 2 स्थल हैं, एक ए स्थल है और एक बी स्थल है। जब हवाएं चलती हैं तो यहाँ की मिट्टी को उड़ा करके और दूसरे स्थान पर ले जा करके उस मिट्टी को परत दर परत जमा करती हैं, तो उसी से क्या बनता है, लोयस मैदान बनता है। तो ये पवनों द्वारा निर्मित होता है लोयस मैदान। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका, पवनों द्वारा निर्मित स्थल रूपों के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। तो पवन भी स्थलाकृतियों का निर्माण करती हैं जब पवन चलती है तब। तो पूछ रहा है पहला कि बालू से निर्मित टीले कटक और छोटी पहाड़ियों के रूप में होते हैं, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो जरा आप चित्र में देखिएगा, आप मरुस्थल में देख सकते हैं, ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे टीले दिखाई देते हैं जो पहाड़ी का रूप ले लेते हैं। दूसरा है आपका, बरखान एक बालू का टीला होता है जो गोलाकार स्वरूप ले लेता है, ये गलत हो जाएगा। जो बरखान एक बालू का टीला तो होता है, लेकिन ये गोला आकार में नहीं होता है, ये आयताकार में होता है। जरा आप इसको देखिएगा, ये आयताकार में होगा ना कि गोलाकार में होता है। तो दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, यही गलत हो जाएगा। ठीक है, बाकी इसमें सब सही हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी तटीय स्थलाकृतियों का निर्माण समुद्री तरंगों द्वारा किया जाता है। जब समुद्री तरंगें आती हैं तो कई स्थलाकृतियों का निर्माण करती हैं तटों पर। पहला है आपका समुद्री कंदराएं। आप जो है चित्र में देखिएगा, समुद्री कंदराओं का निर्माण कौन करता है, तो समुद्री जलधाराएं करती हैं। जैसे मान लिया कोई पहाड़ है और उस बार बार जब समुद्री तरंगें आती हैं तो उस पहाड़ के को काट देती हैं, तो गुफा बन जाती है, उसी को हम समुद्री कंदराएं कहते हैं। स्टेक बन जाते हैं, स्टेक होता है जो आपका समुद्र में जो है एक पहाड़ी दिखती है, जैसे आप चित्र में देख सकते हैं, पहाड़ी दिखती है, उसको हम स्टेक कहते हैं। तटीय मेहराब बन जाता है, जैसे घरों में मेहराब बनता है ऐसे, वैसे ही मेहराब बन जाता है, आप ये भी देख सकते हैं। और समुद्री जो है घुंघरू बन जाते हैं, ये भी आप देख सकते हैं। तो चारों स्थलाकृतियाँ किससे बनती हैं, समुद्री तरंगों से बनती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। इसमें कौन सा कथन सही नहीं है, पहला है आपका, समुद्री तट पर बनने वाली मुख्य स्थलाकृतियाँ पुलिन जो है, इसके अलावा भुजिया और रोधिकाएँ होती हैं, बिल्कुल सही है। तो पुलिन बनते हैं जिससे आप तटीय क्षेत्रों में जहाँ लोग जो है घूमने जाते हैं। दूसरा है पुलिन एक अस्थायी निक्षेपित स्थलाकृतियाँ हो, गलत हो जाएगा। पुलिन अस्थायी नहीं होती हैं बल्कि ये अस्थायी होती हैं, जब लहरें आती हैं तो ये समाप्त भी हो जाती हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा जो गलत है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्न में से कौन समुद्री तरंगों से निर्मित निक्षेपित स्थल रूप स्वरूप होते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका। तो पहला है आपका इसमें समुद्री जो है घुंघरू, ये आपका जो है नहीं बनता है, गलत हो जाएगा। रोधिका बनती है और आपका क्या बनता है, स्पिट बनता है। ये दोनों किससे बनते हैं, तो याद रखना जो है निक्षेपित स्थलाकृतियाँ होती है, आप इस चित्र में देख सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, 2 और 3 हो जाएगा। तो कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे इस वीडियो में जो मैंने आपको बता दिया है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, कहीं कोई डाउट होता है तो कमेंट करके पूछेगा। लगातार इसी तरह का आपको वीडियो मिलता रहे, इसलिए जो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। ओके, थैंक यू।